नमस्कार, मैं नवीन चौधरी, आप देख रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे ईवीएस के प्रीवियस ईयर के पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन, जिसमें आपको सीटेट में भी आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, साथ में बी एसटेट के जो बिहार शिक्षक भर्ती के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले अपन कुछ ईवीएस के बारे में बातें करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं। थीम, ईवीएस की थीम के आधार पर क्वेश्चन, ईवीएस में सबसे ज्यादा कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा रिपीट कौन से होते हैं, वो प्रश्न हम करेंगे इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फिर भी आपका कोई डाउट होता है कि आपको इस सब्जेक्ट की पेडागोजी के क्वेश्चन करने हैं या इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसकी क्लास आपकी नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगी और क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। बस आपसे इतना है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके आप बता सकते हो, उसी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट क्लास आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो पहले देखते हैं ईवीएस। ईवीएस को 6 थीमों में बांटा गया। कितनी थीमों में बांटा गया भाई? 6 थीमों में बांटा गया। इसमें कोई भी चैप्टर नहीं है, यूनिट नहीं होती, इसको थीम में बांटा गया। क्यों बांटा गया है कि उस वक्त प्राथमिक स्तर पे बच्चे को क्या होता है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करके सिखाना पड़ता है, उसके वास्तविक जीवन से विषय वस्तु को जोड़ के पढ़ाना पड़ता है। तो एक एक पार्ट करेंगे तो कितने पार्ट हो जाएंगे? परिवार वगैरह संबंध इसमें काफी हो जाएंगे, जल में भी काफी हो जाएंगे, भोजन में भी काफी हो जाएंगे, आश्रय में भी काफी हो जाएंगे, यात्रा में भी काफी हो जाएंगे, चीज जो हम बनाते हैं और करते हैं उनमें भी काफी हो जाएंगे। तो इनको एक थीम में बांटा गया है कि ईवीएस को बच्चे के रियल लाइफ से कनेक्ट किया जाए, बच्चा उसको विद्यालय के बाहरी जीवन में भी उसका प्रयोग कर सके। तो कौन कौन सी थीम है वो? पहली तो है आपकी पर्यावरण एवं मित्र। मुख्य थीम आपकी है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, इसमें अलग अलग आते हैं। जैसे भोजन आ गया, भोजन में भी भोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं। स्वादिष्ट भोजन, कड़वा भोजन, शुद्ध भोजन, अशुद्ध भोजन, अपशिष्ट भोजन। और तो वैसे ही जल के प्रकार होते हैं, शुद्ध जल, अशुद्ध जल, वैसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें इसी प्रकार पर इसमें से देखा जाए तो सिर्फ थीम की उप थीम, सिर्फ जो आपकी ये परिवार और मित्र एक थीम है, फैमिली एंड फ्रेंड, इसमें आपको परिवार के संबंध क्या होते हैं, कार्य और खेल, जंतु, पादप, जंतु का पशु भी बोल सकते हो। तो ये उसकी क्या हो गई है, परिवार और मित्र की उप थीम हो गई। इसके ऊपर चैप्टर हो, जैसे एक अपना मेन चैप्टर होता है, उसके अलग अलग चैप्टर हो जाते हैं। वैसे ये क्या है आपकी, जैसे अपना होता है ना सामान्य गणित, सामान्य गणित में पहले एक मेन चैप्टर आएगा सामान्य गणित, उसमें आ जाएगा आपकी जोड़, बाकी गुणा, भाग। बच्चों को क्या करना है, 0 लेवल से शुरू करना होता है। वैसे ये है परिवार और मित्र इसका मेन टॉपिक है, मेन थीम है, फिर इसमें इतने उप थीम है इसके। ठीक है, जैसे जल हो गया, भोजन हो गया, आश्रय हो गया, यात्रा होगी, जो हम करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए इंसान को? सबसे पहले चाहिए कि परिवार चाहिए। पैदा होगा बच्चा तो परिवार में होगा, फिर उसके मित्र बनेंगे, फिर उसको क्या चाहिए, संबंध हो गए, माता पिता, बहन भाई, जो भी समाज में संबंध होते हैं। कार्य, और फिर वो क्या कार्य करेगा, जंतु पशु तो चाहिए, अपने आसपास वातावरण का हिस्सा है, पादप वातावरण में होंगे, फिर भोजन चाहिएगा, भोजन चाहिएगा, फिर जल चाहिएगा, फिर रहने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, घर चाहिएगा, मकान चाहिएगा। फिर अपन कोई ना कोई उद्देश्य से यात्रा करेंगे, किसी दोस्त के पास जाएंगे, किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, वो चीजें जिसे हम बनाते हैं, हम खेती करते हैं, मकान बनाते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। वही बात है, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। वैसे ही जिंदा रहने के लिए हम कुछ करना पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो वो उसमें किसमें आ जाएंगी, चीजें जो हम बनाते हैं। ये आपकी क्या है, 6 उप थीम है। ईवीएस में पूछा जाए आपको ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह कौन सा विषय है जिसमें चैप्टर नहीं होते, जिसमें यूनिट नहीं होती। तो आपको क्या करना है, ईवीएस करना है मेरे भाई। ठीक है, ईवीएस करना है। ऐसे प्रश्न कॉमन से प्रश्न है, पर कहीं पे प्रश्न बन सकता है। ठीक है, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए विषयों के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक उप विषय है। विषय कितने थे अपने? विषय थे अपने 6। कौन कौन से, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताए। ठीक है, ये आपके विषय हो गए 6। इसमें से उप विषय पूछा है हमें, उप विषय कौन सा है? तो परिवार और मित्र का उप विषय कौन सा है? परिवार और दोस्त मित्र 1 नंबर था आपका, भोजन भी था, चीजें जो हम बनाते हैं ये भी आपका 6 नंबर था, लास्ट देखा। पर परिवार और मित्र, ये पशु है ना, ये इसका उप विषय है, ये अलग से विषय नहीं है आपका। परिवार और मित्र की थीम है, उसके अंदर ही आते हैं पशु आपके। उसमें और क्या आता है आपका, संबंध आता है, कार्य एवं खेल आते हैं, जंतु आते हैं, पादप आते हैं, पशु जंतु एक ही बात है। तो कौन सा हो जाएगा, तीसरा। फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन है ईवीएस की एकीकृत प्रणाली, एकीकृत प्रकृति। क्या एकीकृत प्रकृति? एकीकृत प्रकृति क्या होती है मेरे भाई, कि किसी
एक सब्जेक्ट में कई सब्जेक्टों को जोड़ के पढ़ाना, वो क्या होता है एकीकृत, मतलब एक जगह करके पढ़ाना। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति है। ईवीएस सब्जेक्ट अलग से नहीं लगता। मैथ में कुछ पर्यावरण के पर्सन दे देगा कि 50 पेड़ थे और उनमें 10 पेड़ गाड़ी दी, कितने पेड़ बचे, 5 लीटर पानी था वो 2 लीटर बह गया तो कितना लीटर बचा, ऐसे करके क्या कर जाता है सभी विषयों को, जैसे भाषा की हो गई उसमें क्या कर देंगे अपने कोई, जैसे अपना जो प्यासा कुआ था वो जोड़ दिया, ईवीएस में भी जोड़ दिया वो। फिर कुछ अपने हो गए जीव जंतुओं के पार्ट हो जाएंगे, चिंटियां हो गई वो उनको जोड़ देंगे, भेड़िया है भेड़िया आया, वो क्या ये ईवीएस के होते हैं, पर इसको अलग से नहीं पढ़ाया जाता, भाषा में जोड़ देते हैं, मैथ में जोड़ देते हैं, इंग्लिश में जोड़ देते हैं, ऐसे करके वो क्या होती है आप एकीकृत प्रणाली है। निम्नलिखित में से किस में मदद करती है? एकीकृत प्रणाली सारे विषयों में थोड़ा थोड़ा करके ईवीएस को बांटना किस लिए बच्चों को सहायता करता है, कैसे मदद करता है? क्या पाठ्यक्रम का भार कम करता है और बच्चों को सार्थक अधिगम करवाता है? क्या बाल केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करना और बड़ी संख्या में अवधारणाएं पेश करना, बड़ी संख्या में अवधारणाएं बच्चे को पेश नहीं की जाती, बच्चे को सही संख्या में अवधारणाएं पेश की जाती है। बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के हिसाब से उसे, अगर उसको आप 200 अवधारणाएं पेश कर दो पर्यावरण की तो वो कैसे समझेगा, कैसे याद करेगा? क्योंकि वो उतरे वातावरण में घुमा नहीं है, वो एक लिमिटेड अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने पर्यावरण में, अपने खेत में गया होगा, बगीचे में गया होगा। ऐसा तो नहीं है उसने पूरे देश का भ्रमण कर लिया है कि कहाँ पे रेगिस्तान है, कहाँ पे बर्फ गिरती है, कहाँ पे क्या है, पूरा तो नहीं घूमा। तो उसको आप बड़ी संख्या में क्या नहीं दोगे, अवधारणा नहीं, दी गई जानकारी और विवरण से सीखना। दी गई जानकारी से नहीं सीखेगा बच्चा, रियल लाइफ से कनेक्ट होकर सीखता है हमेशा। ईवीएस को पाठ्यक्रम में भार को कम करना और विशिष्ट विषयों की पेश करना। विशिष्ट विषयों की पेश कैसे करेगा? जब बात ईवीएस की हो रही है तो कौन सा वो इसमें पाठ्यक्रम भार कम करना और बच्चों को सार्थक अधिगम करवाना। पाठ्यक्रम भार कम करना, एक सभी एक बुक और होती तो बच्चों का भार बढ़ता। जैसे अपने एमसीएफ कहता है ना कि आपकी लर्निंग कैसी होनी चाहिए, विदाउट बर्डन होनी चाहिए, बिना भार की शिक्षा, बिना बोझ की होनी चाहिए। तो वैसे ही एकीकृत प्रकृति का नियम ये कहता है कि थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्टों में ईवीएस बढ़ गया तो क्या है बच्चे के बस्ते का भार कम होगा, बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा, सार्थक अधिगम करेगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपन क्लास लंबी हो जाती है समझाने का तो बहुत ज्यादा मन करता है कि आपको पूरा डीपली पढ़ाओ एकदम, पर क्लास लंबी हो जाती है फिर आप भी क्या हो जाते हो, बोर हो जाते हो और इस वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी है, ठीक है, शिक्षण की उपयुक्त विधि है? क्वेश्चन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण की उपयुक्त विधि है? संगोष्ठी और श्रुतिलेख विधि, श्रुतिलेख और दत्त कार्य। दत्त कार्य बच्चे को देना जरूरी थोड़ी है, दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है। संगोष्ठी और परियोजना, व्याख्यान आपका नेगेटिव वर्ड है, व्याख्यान और श्रुतिलेख, संगोष्ठी और परियोजना। तो बताइए एक में से और बी में से, एक और 3 में से कौन सा होगा? श्रुतिलेख और दत्त कार्य। व्याख्यान करना आपका नेगेटिव है, संगोष्ठी और श्रुतिलेख। संगोष्ठी और श्रुतिलेख हो जाएगा इसमें, कौन सा? संगोष्ठी और श्रुतिलेख। कि बच्चा सुन के लिखा। संगोष्ठी होती है कि एक बच्चों का, एक ऐसे बच्चों का ग्रुप या एक ऐसे बच्चों का समूह जो किसी एक समस्या पर या किसी एक कार्य पर एक स्थान पर होकर काम कर रहे हैं। किसी बच्चों के किन्हीं बच्चों का ऐसा समूह है या ऐसा ग्रुप जो किसी एक समस्या को लेके या एक कार्य को लेके एक स्थान पर इकट्ठे होकर उस पर विचार विमर्श करें, कार्य कर रहे हैं, वो क्या होती है? संगोष्ठी होती है। और श्रुतिलेख वो कार्य कर रहे हैं, फिर वो सुन के क्या करेंगे, उसको ग्रहण करेंगे कि टीचर क्या डायरेक्शन दे रहा है और हमें क्या करना है। निर्देश तो दे नहीं सकता पर उसको सुविधा क्या दे रहा है, उसको किस दिशा में जाना चाहिए, वो क्या करेगा टीचर बताएगा, सुनकर लिखेंगे, वो होता है आपका श्रुतिलेख, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ईवीएस 3 व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। इनमें से कौन सा एक? ईवीएस कितने व्यापक सिद्धांतों के अंतर्गत किया जाता है? तो पूछा जाए तो भाई 3 व्यापक सिद्धांत होते हैं। कौन कौन सा? पर्यावरण के बारे में सीखना। ईवीएस में क्या सिखाया जाता है आपका? पर्यावरण के बारे में सिखाया जाता है। पर्यावरण को कैसे बेटर रखना है, कैसे पर्यावरण को अच्छा रखना है, पर्यावरण को शुद्ध रखना है, पर्यावरण में आपको क्या करना है, जैव विविधता को बढ़ाना है तो उसके लिए सीखना। पर्यावरण के माध्यम से सीखना, पर्यावरण के रूप में सीखना। पर्यावरण के रूप में आप कभी नहीं सीखोगे, पर्यावरण में रह के आप सीख लोगे, ठीक है। पर्यावरण के लिए सीख लो, पर्यावरण में रह के आप सीख लोगे, पर्यावरण के बारे में सीख लोगे, पर पर्यावरण के रूप में आप कैसे सीख लोगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका? चौथा हो जाएगा। ये तीनों क्या है आपके? ईवीएस के व्यापक सिद्धांत है तीनों। पर्यावरण के बारे में भी सीखता है बच्चा ईवीएस में, पर्यावरण के लिए भी सीखता है। पर्यावरण के बारे में क्या सीखेगा कि पर्यावरण में क्या क्या होता है, जल होता है, भोजन, यात्रा, जो आपकी 6 की 6 थीम है ना, उन थीम और उनके अलावा और क्या क्या होता है, पेड़ पौधे से हमें क्या प्राप्त होता है, पशुओं से हमें क्या होता है और पशु क्यों जरूरी है और पेड़ पौधे क्यों जरूरी है,
पर्यावरण के बारे में सीख रहा है, पर्यावरण के लिए सीख रहा है कि पर्यावरण को हमें अच्छा बनाए रखना क्यों जरूरी है, तो पर्यावरण के लिए सीख रहा है, पर्यावरण के माध्यम से सीख रहा है, उस इन्वायरमेंट में रह के सीख रहा है। तो ये आपके तीनों क्या हो गए, पर्यावरण के ईवीएस के क्या हो गए, व्यापक सिद्धांत हो गए, उसके नियम हो गए। पर ये क्या है आपका चौथा नहीं होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। हम आप क्वेश्चन पढ़िए इतने, मैं थोड़ा सा कैमरा चेक कर लेता हूं। निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? बताइए, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य क्या है भाई? आपको क्लियर नहीं दिख रहा ना, अब दिख जाएगा। निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए कि क्यों प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है? हो सकता था ये उच्च प्राथमिक में पढ़ा देते, माध्यमिक स्तर में पढ़ा देते, प्राथमिक स्तर में क्यों पढ़ाया जाता है? प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का प्रयोग करना, इसको तो आपको हमेशा अवॉइड करना है। तकनीक शब्द नेगेटिव वर्ड है, इससे भी आप काट सकते हो। बच्चों को बताना कि उन्हें अपने ज्ञान का विस्तृत करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, फिर बच्चा घर पे भी पढ़ सकता है, स्कूल में जाने की क्या जरूरत है। विद्यालय में बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना, रियल लाइफ से कनेक्ट करना, जहां पे भी आ जाए, तो वो क्या होता है आपका एकदम सही होता है कि बच्चे के अनुभव को, बच्चे के विद्यालय के ज्ञान को क्या करना है, विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना है, रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। क्लास लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूं। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्लास लंबी हो जाएगी तो आप अच्छे से करवाइए। देखिए, एक कक्षा पास की नदी पर, आप क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा सा रुक जाएगा, ठीक है? एक कक्षा यहाँ पे रुके, कोमा लगा दियो, ठीक है? प्रश्न समझ में नहीं आएगा। एक कक्षा पास की नदी पर प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन कर रही है। एक कक्षा है, 5वीं कक्षा, विद्यालय के पास में एक नदी है, उस पर जाके नदी पर प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन करिए। जल कितना प्रदूषण है उनके बारे में अध्ययन करिए। शिक्षक छात्रों को मुद्दे की जटिलताओं को समझने और समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए परियोजना आधारित शिक्षा की सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं? कि शिक्षक मुद्दे की जटिलताएं, कि इसमें कौन कौन सी समस्या है, बच्चों को क्या जटिलताएं आ सकती है, समझने और समाधान विकसित करने में मदद करने के लिए परियोजना आधारित शिक्षा की सुविधा कैसे कर सकते हैं? कि उन कैसे एक ऐसी हेल्प दी जाए, उन्हें एक टेम्परेरी हेल्प दी जाए, ताकि वो क्या करें, शिक्षा की सुविधा कैसे प्रदान कर सकता है कि वो उसका हल निकालें कि हाँ भाई कितना जल प्रदूषित है, क्या है, कैसे है, क्यों है। तो क्या नदी प्रदूषण पर बहुविकल्पीय प्रशिक्षण नियुक्त करें? क्या नदी प्रदूषण पर बहुविकल्पीय प्रशिक्षण नियुक्त करें? क्या ऐसे प्रश्न बनाएं जिसमें अनेक एक से अधिक विकल्प हो, जैसे ऐसे प्रश्न हो गए, उसमें बच्चा बताएगा इससे हाँ सर इसी वजह से प्रदूषण हो रहा है, क्या ऐसा बनाना चाहिए? छात्रों से मार्गदर्शन के बिना स्वतंत्र शोध करने को कहें। छात्रों से मार्गदर्शन के बिना स्वतंत्र शोध, कि बच्चों को बोल देंगे हमें नहीं पता, आप अपने हिसाब से इसका क्या करो, जांच पड़ताल करो कि पानी क्यों प्रदूषित हो रहा है, कितना प्रदूषित हो रहा है, किस कारणों से हो रहा है। ऐसा होना चाहिए। एक परियोजना आयोजित करें जहां छात्र पानी के नमूने एकत्रित करें, डेटा का विश्लेषण करें और नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यवाही का प्रस्ताव दें। नदी प्रदूषण के बारे में एक वर्त चित्र दिखाएं, नदी दिखाएं जहां पे बच्चा एक्टिव वहां पे हो रहा है, जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा ना, वो आपका एकदम सही प्रश्न होगा, वो आपका एकदम सही ऑप्शन होगा। तो देखिए इस तीसरे में है ना, एक परियोजना आयोजित करें, एक ऐसी एक्टिविटी आयोजित करें बच्चों के लिए जहां छात्र पानी के नमूने एकत्रित करें, कि बच्चे पानी के नमूने लेके आए, 5 बच्चे हैं, वो एक गिलास में थोड़ा ज्यादा गंदा पानी लिया है, एक थोड़ा कम गंदा पानी लिया है, एक थोड़ा फिर उससे ज्यादा गिदला हुआ पानी लिया है, एक नदी के एकदम जड़ से तल से पानी लेके आया, एक ऊपर से पानी लेके, एक बीच से पानी लेके आया। परियोजना देखें जहां बच्चे छात्रों के नमूने एकत्रित करें, डेटा का विश्लेषण करें कि क्यों इनमें क्या क्या प्रदूषण पाई जाती है, कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, क्या कीटनाशक पाया जा रहा है, या थैलियां पाई जा रही हैं, प्लास्टिक पाया जा रहा है। डेटा का विश्लेषण करें और नदी के पानी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्रवाई का प्रस्ताव दें कि क्यों किया, इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। नदी के किनारे जितने भी कारखाने उनको बंद करवा के नदी में जो भी अपशिष्ट पदार्थ पड़ रहे हैं उनको नदी के चारों तरफ कुछ ऐसा डिवाइडर बनाया जाए, जीव जंतु उसमें ना पड़े, जैसे गाय कोई पशु उसमें पड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उससे भी क्या होता है, गंदगी होती है। तो कौन सा होगा, तीसरा, ठीक है। समय के अभाव से जल्दी जल्दी चलना पड़ रहा है, क्वेश्चन पढ़े आपके यार, काफी पढ़े, जल्दी जल्दी करो आप, ठीक है। फिर चलते हैं अपना कौन सा, ये तो हो गया ना,
क्वेश्चन नेक्स्ट, छात्रों के पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए एक शिक्षक को विशिष्ट तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए शिक्षक को कौन सी तकनीकें अपनानी चाहिए? पर्यावरण, छात्र में पर्यावरणीय जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के लिए एक शिक्षक को विशिष्ट तरीकों से इस्तेमाल करना चाहिए कि एक बच्चा है उसमें एक ऐसी मतलब ऐसी भावना, ऐसी सोच विकसित करनी है कि बच्चा क्या करे, पर्यावरण की जिम्मेदारी को समझे कि मुझे पेड़ नहीं काटने हैं, पेड़ों को बचाना है, जितने ज्यादा हो सके उतने पेड़ों को लगाना है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, उससे लकड़ियां मिलती है और हम उनका प्रयोग करते हैं, तो उनके वो समझ सके कि हमारे लिए क्यों आवश्यक है पर्यावरण। तो उसके लिए वो भावना विकसित करनी है, बच्चे में एक सोच डेवलप करनी है। तो इसके लिए शिक्षक को कौन सी तकनीकें अपनानी चाहिए? व्यावहारिक गतिविधियों का आयोजन करें और करें जो छात्रों को उसके स्थानीय परिवेश से जोड़ती है, जुड़ाव और प्रबंधन की भावना को बढ़ावा देती है। व्यावहारिक गतिविधियां रियल लाइफ से कनेक्टेड ऐसी एक्टिविटी करवाई जाए जो बच्चे को पता चले, उसको बताए कि हमें आपके घर में पेड़ है, उसके नीचे आप पशु बांधते हो, आप बैठ जाते हो, लाइट चली जाती है, आपको ठंडी छाया मिलती है। ऐसी गतिविधियां शामिल करनी चाहिए। पहला तो आपका सही है, पर्यावरणीय अवधारणा को पढ़ाने के लिए व्यावहारिक अनुभवों को शामिल किए बिना केवल सिद्धांतिक व्याख्या नहीं, उसके बच्चों को क्या करना, व्यावहारिक अनुभवों को भी शामिल करना है कि आप स्कूल से बाहर किन किन पौधों को देखते हो, उनसे आपको क्या क्या फायदा होता है, वो भी जो है प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए एक क्षेत्रीय यात्रा का आयोजन करें। रियल लाइफ से कनेक्ट करना है तो प्रकृति के साथ संबंध बनाने के लिए एक क्षेत्रीय यात्रा मतलब फील्ड में बच्चों को ले जाए, उसको एक टूर पे ले जाए, वहां पे उन्हें बताएं कि ये आपके पेड़ हैं, ये आपको इस काम आते हैं, ये फसल है इस काम आती है और इसके हमें ये फायदे होते हैं, और ये तालाब है इनसे हमें जल का फायदा होता है, बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है, वो हम पीने को पशुओं को पिलाने के लिए काम में लेते हैं। तो उसे क्या कराएं, तो उसमें 1 और 3 हो जाएंगे। 1 और 3 कौन से में? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। फिर चलते हैं नेक्स्ट, एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन गलत है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। सही है क्योंकि एक आदर्श पारिवारिक आकार है। सही है क्योंकि सभी भारतीय परिवारों की तरह है। गलत है क्योंकि कथन में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा हो गया? एक परिवार एक इकाई है जिसमें माता पिता और उसके 2 बच्चे होते हैं। परिवार एक तरह के नहीं होता, परिवार आपके कई तरह के, जैसे संयुक्त परिवार हो गया, एकल परिवार हो गया। तो ये आपका गलत है क्योंकि कई तरह के परिवार होते हैं और कोई परिवार को केवल एक ही प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकता। परिवार के 2 प्रकार होते हैं मुख्यतः, एकल परिवार, संयुक्त परिवार। एकल परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार उसमें उसके चाचा ताऊ मौसी बुआ उनके मम्मी पापा और बच्चों के अलावा भी कोई सदस्य रहते हैं, तो वो होता है आपका संयुक्त परिवार। ठीक है। ईवीएस में शैक्षिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों को ऊपर आया और क्वेश्चन जल्दी करें, छात्रों को हस्त गतिविधि आधारित अनुभव प्रदान करना, कि बच्चों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना और उनके दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के बारे में बताना और ईवीएस के बारे में बताना। ठीक है, ये है आपका क्षेत्र वर्णन का मेन उद्देश्य। फिर है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर प्रशिक्षित शिक्षण सहायक सामग्री? एक तो आपकी होती है प्रक्षेपित सामग्री, एक होती है प्रक्षेपित सामग्री। एक तो होगी गैर प्रक्षेपित बोल सकते हो या अप्रक्षेपित बोल सकते हो आप। ठीक है, अप्रक्षेपित और एक होती है प्रक्षेपित। पहले तो देखा जाए कि आपको 3 भागों में बांटी गई है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें आपकी होती है श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्व दृश्य सामग्री। इनको तो आपको पता ही होगा। फिर होती है आपकी अप्रक्षेपित और प्रक्षेपित। अप्रक्षेपित वो सामग्री होती हैं जो बिना विद्युत के चलती हैं। क्या? बिना विद्युत के चलती है, जिनको लाइट की आवश्यकता नहीं होती, उनको बिना लाइट के काम में ले सकते हैं। प्रक्षेपित सामग्री कौन होती है? प्रक्षेपित सामग्री वो होती है जिसको लाइट के बिना नहीं चला सकते। जैसे कोई टीवी है, वो भी क्या है आपका एलईडी है, वो भी क्या है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है, पर उसे लाइट से चलाना पड़ेगा, लाइट की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या होगी? प्रक्षेपित होगी। अप्रक्षेपित होगी, जैसे फ्लैश कार्ड हो गया, वो क्या है आपका बिना विद्युत के चलने वाला शिक्षण सहायक सामग्री है, तो वो क्या होगी? अप्रक्षेपित सामग्री। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा प्रक्षेपित और अप्रक्षेपित। ठीक है, तो चलचित्र पट्टी आपकी लाइट से चलती है, तो ये भी नहीं होगा। चार्ट भी आपका क्या होता है? गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री। और
सॉरी चार्ट, चलचित्र पट्टी चार्ट मैं एक मिनट रुकिए भाई, थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया। चलचित्र पट्टी आपकी क्या होती है, लाइट से चलती है, तो ये क्या है आपकी प्रक्षेपित सामग्री है। फिर आपका चार्ट होता है, चार्ट तो भाई जरूरी नहीं है कि लाइट से चले, चार्ट क्या हो जाएगा आपका अप्रक्षेपित सामग्री। एपिडायस्कोप भी क्या होता है आपका लाइट से चलता है, और स्लाइड भी आपकी क्या होती है लाइट से चलती है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, चार्ट हो जाएगा। जो आपकी गैर प्रक्षेपित सामग्री है जो बिना विद्युत के चलते हैं वो होती है आपकी गैर, और प्रक्षेपित होती है जो आपकी लाइट से चलती है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सिद्धांत है, ईवीएस में कौन सा सीखने का सिद्धांत है, बताइए भाई। ईवीएस में निम्नलिखित कौन सा सीखने का सिद्धांत है, वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त। वैश्विक मतलब पहले विश्व का बताएं, फिर बच्चा जहां पे रह रहा है उसका बताएं। पहले तो बच्चे को विश्व के बारे में बताएं, फिर उसको उसके गांव के बारे में, उसके जिले के बारे में, उसके स्टेट के बारे में बताएं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। पहले स्थान से होना चाहिए, फिर वैश्विक की तरफ बढ़ना चाहिए। अमूर्त से मूर्त होना चाहिए क्या, पहले तो बच्चे को बताएंगे कि अबू धाबी में मतलब बहुत रेता मिलता है, बहुत मिट्टी है, और आपका क्या है, बच्चा कहीं पे रह रहा है, फिर उसे बताएंगे जैसलमेर में और जोधपुर में क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल में ऐसे घोरे होते हैं। क्या उसको पहले अमूर्त बताएंगे, उसने कभी देखा नहीं होगा, नहीं, पहले उसको क्या बताएंगे, मूर्त बताएंगे। आसपास के क्षेत्र में ले जाएंगे, धोरे छोटे टिब्बे दिखाएंगे, धोरे दिखाएंगे, बताएंगे ये रेगिस्तान है बेटा, ये पानी है, ये क्या है, ये तो अमूर्त से मूर्त नहीं होना चाहिए, अज्ञात से ज्ञात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात होना चाहिए। हमेशा सर्व से छोटे से बड़े की तरफ जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ज्ञात से अज्ञात, तो बच्चे को ज्ञात होगा तो बच्चे के लिए छोटी बात है वो, और अज्ञात होगा तो बच्चे के लिए बड़ी बात है। चाहे मेरे लिए हो चाहे आपके लिए, हर के लिए क्या होता है, ज्ञात होता है तो छोटा होता है, अज्ञात होता है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। फिर चलते क्वेश्चन नेक्स्ट, बस इतना ही क्वेश्चन है। हाँ जी, क्वेश्चन हो गए अपने पूरे। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताएं, आपको कोई डाउट है कोई भी किसी भी सब्जेक्ट को लेके, चाहे सीटेट हो चाहे आपका BS टेट हो, बिहार से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, आपको CDP और पेडागोजी में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ऑल द बेस्ट, तैयारी खींच के रखो, बना रहा हूं आपके साथ जब तक आपका पेपर नहीं होता। ऑल द बेस्ट।